दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि दिसंबर 2021 में पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। आज जो क्वेश्चन पेपर हमने लिया है वो हुआ था 31 दिसंबर 2021 को, और इसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी के क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा ID है, टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र के तापमान में कम अंतर के कारण की व्याख्या करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कोज फॉर लेस वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी। यहाँ पर बात हो रही है लेस वेरिएशन, यानी कि गर्म और ठंडे का जो अंतर होता है, जैसे कि कहते हैं ना रात में ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, दिन में ज़्यादा गर्म होना चाहिए, उसमें जो अंतर है वो टेम्परेचर में उसके कम मिलता है। वो क्यों मिलता है, उसका कारण अगर हम देखें तो ये ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओनली C इज़ करेक्ट। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई हैं और इसमें से सिर्फ C जो है वो सही है। देखो, समुद्र के तापमान में अंतर क्यों मिलता है, यानी कि जो गर्म और ठंडे का जो अंतर होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि रात में ज़्यादा ठंडा हो जाएगा पानी समुद्र का, या फिर दिन में ज़्यादा गर्म हो जाएगा जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। जिसका रीज़न ये रहता है कि समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं उनको मध्यम टेम्परेचर मिलता है, यानी ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आपने सुना भी होगा कि समुद्र के पास अगर रहते हैं तो मतलब मीडियम टेम्परेचर वहाँ पर रहता है। उसका रीज़न क्या है कि समुद्र का पानी जो है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। जैसे रेगिस्तान होता है ना, जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो रेगिस्तान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कि सहने लायक भी नहीं टेम्परेचर रहता वहाँ पर, और जैसे ही रेगिस्तान में रात होती है तो टेम्परेचर एकदम से नीचे आ जाता है, एकदम से गिर जाता है, क्योंकि रेत जो है वो बहुत जल्दी ठंडी होती है और बहुत जल्दी गर्म होती है। इसके मुकाबले जो समुद्र का पानी होता है वो गर्म जो है वो धीरे धीरे होता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है दिन में तो धीरे धीरे गर्म होता है। वो रेगिस्तान के मुकाबले एकदम से गर्म नहीं होता है, वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। और जब रात में सूरज ढल जाता है तो ठंडा भी बहुत धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है समुद्र के आसपास का वो थोड़ा सा मीडियम रहता है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर गलत हो जाएंगी, तो 3rd यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। तो एक परत के बारे में ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है ये किसके बारे में बात हो रही है। सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो परत है ये लगभग जो मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कि बादल वगैरह या फिर बारिश वगैरह, तो उससे ये लगभग फ्री है, मतलब इसमें कोई ऐसी घटना नहीं होती है, और इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और जब क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं तो यहाँ पर जो एरोप्लेन है वो उड़ाए जाते हैं, उसके लिए यह आदर्श मानी जाती है। तो समताप मंडल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि जो हमारी जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है उसका जो लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स हैं उसकी। तो लेयर्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि शोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिमंडल। तो ये कुछ इस तरह से हैं पृथ्वी पर, इस तरह से इनका सीक्वेंस है। और इनको अगर हम देखें डिटेल में, हम समताप मंडल और शोभ मंडल को डिटेल में देखेंगे। तो शोभ मंडल जो है सबसे पहली परत होती है। जैसे मान लो ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर हमने बना लिया कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर जो पहली लेयर होगी वो शोभ मंडल की है। तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है क्या, शोभ मंडल। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। तो हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह यही मौजूद है, यानी कि हम इस वाले एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इस वाली परत के अंदर हम रहते हैं। और समताप मंडल जो है, नहीं पहले इसे देख लेते हैं कि जो मौसमी घटनाएं हैं वो इसी में होती हैं, शोभ मंडल में ही होती हैं ये मौसमी घटनाएं। जैसे बारिश जो होती है, कोहरा होता है या फिर ओले जो पड़ते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। समताप मंडल पर आते हैं, जो कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा था। तो समताप मंडल जो है शोभ मंडल के ऊपर वाली परत को कहते हैं। 2nd नंबर की लेयर होती है, ये यहाँ पर पड़ती है इस तरह से कुछ, और ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है ये वाली लेयर। और मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आदर्श मानी जाती है। और यहाँ पर जो है एक ओजोन गैस की परत भी है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये इसके लेयर के बारे में याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं एयर प्रेशर से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको चुनना है कौन सी सही है। सही ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि यदि वायुमंडल में वायु और वायु दाब ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो बात बिल्कुल सही है। जो पृथ्वी पर जो दशाएं हैं वो कुछ इसी तरह की हैं कि जो हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वायु दाब है या फिर वायु है ये हमें जो लाइफ के लिए दशाएं प्रदान करती है, जिसकी वजह से मनुष्य जो है जीवित रह पाता है। अगर वायु दाब ना हो, वायुमंडल ना हो तो यहाँ पर क्या होगा, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, जो हमारी बॉडी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो दूसरा है वायु हमारे शरीर पर दबाव, बहुत ज़ोर से दबाव डालती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी विपरीत दबाव डालता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। देखो सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों जीवन है, ये इसी की वजह से जीवन है क्योंकि यहाँ पर वायु दाब वगैरह जो है वो पाया जाता है, जो कि किसी और प्लैनेट पे नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए पृथ्वी पर कई सारी ऐसी दशाएं हैं इसके अलावा भी जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो है परिवहन के साधनों पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको सही इसमें चुनना है। अगर बात करें सही ऑप्शन की तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी जो हैं वो सही हो जाएंगे यहाँ पर। तो ए, बी और डी सही हैं। सड़क मार्ग विशेष रूप से कम दूरी के लिए परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, बिल्कुल बात सही है। आपको अगर 1 किलोमीटर दूर भी जाना है, आधा किलोमीटर दूर भी जाना है तो आप कोई ऑटो लेते हैं या फिर कोई बस लेते हैं या फिर आप किसी साइकिल से जाएंगे या फिर बाइक से जाएंगे, लेकिन हम इसका यूज़ करते हैं, सड़क का तो फिर भी यूज़ करते ही है ना। तो सड़क मार्ग का हम यूज़ करते हैं कम दूरी के लिए और सबसे सुविधाजनक भी ये रहता है। लंबी दूरी तक और भारी सामान ले जाने के लिए जल मार्ग जो है सबसे सस्ते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो अगर हमें भारी सामान ले जाना है, जैसे मान लो किसी दूसरे देश को अगर कोई चीज़ हमें पहुंचानी है तो वो हम जल मार्ग से ज़्यादातर हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और दूसरे देशों से भी अगर कुछ आता है, इंपोर्ट हम करते हैं तो वो भी जल मार्ग से ही होता है, तो सस्ता पड़ता है। क्योंकि हम काफ़ी सारे सामान जो हैं वो एरोप्लेन से नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसमें तो जो सवारियां हैं वो ट्रैवल करती हैं, उनका सामान भी मुश्किल से जा पाता है। तो ये जो जलमार्ग है ये सबसे सस्ता भी पड़ता है और भारी सामान भी हम इसके थ्रू ले जा सकते हैं। तो दूसरी भी सही है। डी जो है सबसे दूरस्थ और दूर के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग सबसे महंगा और एकमात्र साधन है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम मान लो हमें अमेरिका जाना है तो अमेरिका के लिए देखो बहुत दूर पड़ता है, तो अब ट्रेन से तो जा नहीं सकते हम, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हवाई मार्ग सबसे सस्ता भी है और एकमात्र ही है। एकमात्र कहने का मतलब होता है कि कोई और साधन नहीं है, ना हम ट्रेन से जा सकते हैं ना हम बस से जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन से जाएंगे तो समुद्र का रास्ता कैसे तय करेंगे, या फिर कोई ऊंचे नीचे पहाड़ आएंगे तो उनका रास्ता कैसे तय करेंगे, हमें ये थोड़ी ना पता है कि क्या क्या चीज़ें बीच में पड़ेंगी। तो हवाई मार्ग से ही वहाँ पर एकमात्र रास्ता पड़ता है जो कि हम जा सकते हैं और महंगा भी होता है। ये बिल्कुल बात सही है। सी है जो कि गलत है। वो क्यों गलत है कि अगम्य और दुर्गम इलाकों तक पहुँचने में रेलवे बहुत उपयोगी है। तो ये बात गलत है। अगम्य मतलब जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, या फिर डिफ़िकल्ट जो है रास्ता है। मान लो पहाड़ों की बात करें, अब पहाड़ों पे क्या ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे ट्रेन चल जाएगी, तो हम कहीं भी नहीं पहुँच सकते रेलवे से। तो रेलवे लाइन भी एक लिमिट तक ही बिछाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। तो जहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट हम कर सकते हैं रेलवे लाइन वहाँ पर बिछ जाएगी और वहीं पर रेल चलेगी। तो बिना रेलवे लाइन के तो चलेगी नहीं, तो रेलवे लाइन भी थोड़ी सी सुविधाजनक जगह पर ही बनाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पर सी स्टेटमेंट अलग हो जाता है, इसमें गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रासंगिक माना जा सकता है। मान लो माइग्रेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोग बस जाते हैं, उसके बारे में अगर टीचर पढ़ाना चाहती है तो इनमें से क्या चीज़ें सही रहेंगी, क्या जो हम स्टेटमेंट्स हैं इसमें से ले सकते हैं, कौन सा टॉपिक हम उठा सकते हैं जिससे हम प्रवास को अच्छे से बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सभी ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि काम के अवसरों की उपलब्धता, इसके आधार पर भी हम प्रवास को समझा सकते हैं कि भाई देखो जैसे आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पर अगर काम के कम अवसर हैं, अगर शहरों में आपको काम के अवसर मिलते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है कि शहर में जाकर के बस जाएंगे, तो उसकी वजह से माइग्रेशन होता है। जीवन स्तर में सुधार के लिए कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे कि मान लो गाँव में वो स्टैंडर्ड नहीं है, अगर लिविंग का वो सब सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, शहर में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। भाई देखो रेलवे भी अवेलेबल है और मतलब जो ट्रेन की सुविधा है वो मिल जाती है, वहीं पर मेट्रो की सुविधा मिल जाती है शहरों में।
तो अगर आप जो है जीवन स्तर में सुधार चाहते हैं उसके लिए भी आप माइग्रेट कर जाते हैं, या फिर छोटे शहर के लोग बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो माइग्रेट आप जीवन स्तर में सुधार के लिए भी कर लेते हैं कि भाई वहाँ पे आपको बड़ी सिटी में अच्छे स्कूल भी मिलेंगे और अच्छे अस्पताल भी मिलेंगे। तीसरा होता है विवाह, मैरिज भी होती है माइग्रेशन का कारण। आप ये देख लो, एक लड़की अगर दूसरे स्टेट में अगर शादी करती है या फिर दूसरी कंट्री के किसी लड़के से शादी करती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाकर उसको रहना पड़ेगा जहाँ पर वो लड़का रहता होगा। कुछ लड़के भी इस तरह से कर लेते हैं, तो ज़्यादा रेशो लड़कियों का देखा जाता है जो माइग्रेट कर जाती हैं शादी की वजह से। और शादी की वजह से तो ज़्यादातर माइग्रेट होते ही हैं, क्योंकि अपना शहर तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग स्टेट भी छोड़ देते हैं, कुछ देश भी छोड़ते हैं। तो विवाह भी इस पर एक कारण माना जाता है। तो इन टॉपिक को हम ले सकते हैं जब हम माइग्रेशन पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। यानी कि 3 जो केंद्र हैं वो तो सही हैं, यहाँ पर इस्पात उत्पादन केंद्र हैं, लेकिन एक जगह जो है वहाँ पर इस्पात उत्पादन केंद्र नहीं है, वो हमें चुनना है कौन सा है वो, जहाँ पर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर नहीं है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इस्पात उत्पादन केंद्र नहीं है, बाकी सभी जगह पर हैं, बाकी सभी जगह पर आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट इसलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा ओड 1। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो इस्पात उत्पादन केंद्र हैं वो ले लिए हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा तो मेन क्या है, मेन आपसे क्या पूछा गया, इसमें स्टेट पूछा गया और शहर भी दिखाया गया आपको। तो इस ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पर आपको शहर और स्टेट मिल जाएंगे जहाँ पर ये इस्पात उत्पादन केंद्र हैं। जमशेदपुर झारखंड में है इस्पात उत्पादन केंद्र, भद्रावती कर्नाटका में है, एक वो भी है जो ऑप्शन में दिया हुआ है कर्नाटका में विजयनगर भी है एक इस्पात उत्पादन केंद्र, और दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में है, चंद्रापुर महाराष्ट्र में है, असनसोल में है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में भी है, उड़ीसा में भी है, हॉस्पेट बेलरी कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में 4 जगह हैं, और विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में, और ये यहाँ पर इनके नाम भी दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनके नाम भी देख सकते हैं, लेकिन जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें मेरे हिसाब से नाम नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट में है कौन से में नहीं है। तो आप चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम उत्पादन से, और यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं उससे रिलेटेड, और आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पर चुनना है। सही स्टेटमेंट की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ A and B आर फॉल्स। अब देखो इसमें तो दोनों गलत ही स्टेटमेंट दे दी, और अगर आप पहली स्टेटमेंट देखेंगे तो आप भी अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे तो पहचान पाएंगे। देखो हिंदी में तो पहचानना ईजी है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सेरिकल्चर यहाँ पर दिया हुआ है कि सेरिकल्चर इज ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। इसमें इन्होंने कहा है कि जो सेरिकल्चर है वो फिश के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है स्टेटमेंट गलत है। रेशम उत्पादन यहाँ पर जो हिंदी में दिया है इससे तो कोई भी पहचान लेगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि नाम थोड़े से हो जाते हैं ना सिमिलर, कल्चर, इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो रेशम उत्पादन है तो ऑब्वियस सी बात है रेशम से ही जुड़ा होगा, रेशम के कीड़ों से जुड़ा होगा। तो रेशम उत्पादन विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन है, तो ये गलत है। मछली का प्रजनन नहीं बल्कि रेशम के कीड़ों का प्रजनन है ये। और बी जो है मछली पालन रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन है, तो एक तरह से ये रिवर्स कर दिया है। रेशम के कीड़ों का हो जाता ये रेशम उत्पादन, और ये हो जाता मछली पालन यानी पिसीकल्चर जो मछली का प्रजनन करते हैं। तो एक तरह से रिवर्स कर दिया है दोनों को, तो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेशम उत्पादन जो होता है एक तरह से रेशम की खेती हम कहते हैं इसको। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों की खेती होती है। ये रेशम के कीड़ों को मतलब पाला जाता है एक तरह से। हालांकि रेशम कीटों की कई व्यावसायिक प्रजातियां हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जानी जाती है वो है बॉम्बेक्स मोरी, और ये व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला गहन अध्ययन रेशम कीट है। तो मतलब ऐसा होता है ना, हर किसी चीज़ में एक अच्छी प्रजाति होती है। जैसे मैंगो में ही देख लो, मैंगो में कुछ फेमस प्रजातियां हैं, जैसे चौसा हुआ, लंगड़ा हुआ, या फिर दशहरी हुआ, इस तरह से कुछ फेमस प्रजातियां होती है, वैसे इसमें भी है। तो देखो ऐसा माना जाता है कि रेशम का उत्पादन सबसे पहले चीन में नवपाषाण काल में हुआ था। तो चीन में इसकी शुरुआत हुई थी बेसिकली रेशम के उत्पादन की। तो यहाँ पर देखो मैंने पिक्चर ले लिया थोड़ा सा समझने के लिए। ये है रेशम का कीड़ा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं
ये रेशम का कीड़ा हो और इस तरह से कुछ रेशम ये तैयार करता है। और देखो इनको पाला जाता है, ये लाइन से आपको दिख जाएंगे, कुछ इनके लिए कुछ बेल वगैरह लगाई जाती हैं जिस पर ये इनका खाना पीना होता रहता है और ये इस तरह से कुछ बनाते हैं रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र की भेड़ें पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं? ये हो जाएगा इसमें लद्दाख। तो जो हमने विविधता वाला चैप्टर पढ़ा था पॉलिटी में क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा और इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और देखो ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी है, मिसप्रिंट इन्होंने कर दिया है, ये भेड़ नहीं है बल्कि बकरी होती है। ये भेड़ नहीं है, इन्होंने खुद भी गलती कर दी है, ये भेड़ नहीं बकरी है जिनसे कि पश्मीना ऊन मिलती है। तो टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो ये हम यहाँ पर सही कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने ये एनसीईआरटी से ही कंटेंट उठाया है, तो कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। तो लद्दाख में लोग भेड़ और बकरी रखते हैं, आप पालते हैं भेड़ भी, लेकिन जो पश्मीना ऊन मिलती है वो बकरी से मिलती है। तो यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, जिससे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं जो बहुत महंगी होती है। और लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेचते थे। तो यहाँ के लोगों की बात करें तो दूध से बने पदार्थ खाते हैं और हर परिवार के पास कुछ गाय बकरी और याक होती हैं, मतलब ये इनका मेन है पशुपालन का काम, जो 2-3 पशु ये पालते हैं। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर भी दिखा देती हूँ इसकी बकरी की। तो ये है, देखो आप देखो शक्ल से ही पहचान लोगे ये बकरी ही है, बकरी है ना। तो बकरी है और इसके और भी नाम है, कश्मीरी गोट भी इसको कहते हैं, पश्मीना गोट कहेंगे इसको, कश्मीरी गोट भी कहते हैं और चंगथंगी गोट भी इसको कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से बुनाई हो रही है शॉल की यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे, देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें भेड़ और बकरी में होता है, तो बकरी होती है ये, क्योंकि जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि हमें भेड़ से ऊन मिलती है, तो इसी वजह से कन्फ्यूजन में होते हैं कुछ लोग कि पश्मीना ऊन जो मिलेगी वो भी एक भेड़ से मिलेगी। तो बकरी लोग नहीं ध्यान रखते हैं, ध्यान रखेंगे बकरी से मिलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग समुदायों के लोग एक दूसरे को बधाई देने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब अलग अलग समुदाय के जो लोग होते हैं उनके जो बधाई देने के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वैसे तो कहेंगे यहाँ पर ग्रीट करने का पूछा है हमसे, ग्रीट करना जैसे आप करते हैं ना नमस्ते, उसको अभिवादन कहते हैं, ग्रीट करना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी में बधाई देना कह दिया है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर यह पूछा है कि ये एक निशान है किस चीज़ का, ये एक मार्क है किस चीज़ का, सिंबल है ये। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 विविधता। अगर देखो हर किसी के अलग तरीके हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ये ग्रीटिंग की हम बात करें या फिर हम त्यौहार मनाने के तरीक़ों की बात करें या फिर हम खाना पकाने के अलग अलग तरीक़ों की बात करें, अलग अलग तरह के कपड़े पहनने की बात करें या फिर अलग कल्चर की बात करें, तो ये जुड़ा हुआ है विविधता से। सिर्फ ग्रीटिंग्स की ही बात नहीं कर रहे हम, हर चीज़ की बात कर रहे हैं, हर चीज़ में वो अलग हो सकते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन का हो सकता है। तो ये सभी क्या है, विविधता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं राज्यपाल से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड, आपको सही इस पर चुनना है। सही ऑप्शन हो जाएगा 1, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट। ए क्या है कि राज्य जो है, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र का मुखिया होता है, पूरे देश का मुखिया होता है, वैसे ही राज्य का जो मुखिया होता है राज्यपाल होता है। बिल्कुल बात सही है। कथन बी जो है, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि विशेष राज्य संविधान के अनुसार काम करता है। तो ये बात गलत है, कथन बी जो है यहाँ पर हो जाएगा गलत। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि जब शेयर करोगे तभी तो चैनल थोड़ा सा फैलेगा, मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे, और बहुत कम लोग देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।